भजन आपके लिए क्या है? देखिए, भजन मेरे लिए आप है, वंदना अच्छा। है। ये तो बहुत ही अद्भुत गाना था, खास करके ऐसी लागी लगन। और अच्छा। वो लंच खाते खाते किया था, क्योंकि उसको मैं जब गाता हूँ तो बिल्कुल नए नए वेरिएशंस के साथ गाता हूँ। हम्म। ये मैंने करीब 6,000 बार गाया है। तो मुझे लखनऊ में लोग जूनियर किशोर कुमार भी कहते थे। क्या बात है। तो हम्म। 2 घंटा में सिर्फ सा सा 2 घंटे बाद दरवाजा खोलते थे, चलो आज तुमने बहुत अच्छा किया। उन दिनों के तानसेन, जी। उसके उनके साथ खड़े होके हमने गाया, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। जी। लखनऊ में तो माहौल ही उर्दू का है। हम्म। गाना गा रहे हैं प्यार से, अब बोलने में लड़ाई कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। अगर पंक्ति है जग में सुंदर है दो नाम, तो हम्म। हम जग में ये भी ध्यान से गाएंगे, सुंदर को सुंदर की तरह गाएंगे। तो अनूप जी, कैसा लगता है जब आप लाइव परफॉर्मेंसेस करते हैं? नमस्कार, हेलो, वेलकम टू गुड वाइब शो। आज हमारे साथ हैं भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी। उनकी आवाज़ में एक ऐसा सुकून है जो हर दिल को भाता है। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने भजनों को हर घर तक पहुंचाया और भक्ति को एक नई पहचान दी। उनका सफ़र ऑल इंडिया रेडियो के कोरस से शुरू हुआ और ऐसी लागी लगन जैसे अमर भजनों तक पहुंच गया। मैं ही नहीं, हम में से कई लोग उनकी भजनों के साथ बड़े हुए हैं। उनकी आवाज़ ने हमारे जीवन के भक्ति के पलों को और भी गहरा बनाया। तो चलिए मिलते हैं अनूप जलोटा जी से। नमस्ते अनूप जलोटा जी, वेलकम टू गुड वाइब शो। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, बहुत अच्छा लग रहा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और सच कहूं अनूप जी, तो मेरे बचपन के सारे संडे मॉर्निंग की शुरुआत आपके ही भजन सुनकर होती थी। और हाँ, ऐसी लागी लगन, जग में सुंदर है दो नाम, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मतलब ये आपका पूरा भजन संध्या कलेक्शन हमारे घर पर था। और आज उन्हीं भजनों के पीछे की आवाज से मैं बात कर पा रही हूँ, तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, क्या बताऊं। तो चलिए आपके बचपन से ही शुरुआत करते हैं। आपके पिता पद्मश्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी खुद एक महान भजन गायक थे। तो घर में बचपन में कैसा माहौल था? संगीतमय ही रहा होगा। बचपन में वही माहौल था, सुबह सुबह उठ के वो रियाज किया करते थे। हम्म। तो हम लोग 5 भाई बहन, 3 भाई 2 बहनें। तो मैं ही बस जाके पिताजी के पीछे बैठ जाता था अच्छा। और उनके साथ सा में सा लगाता था, सुर में सुर लगाता था। तो वो देखते थे कि और कोई मेरा बच्चा नहीं आया, हम्म। और कोई नहीं आके बैठा, यही आके बैठता है। तो उन्होंने मुझे फिर सीरियसली सिखाना शुरू किया। अच्छा। मैं उस वक्त शायद 6-7 साल का था। मैंने पिता जैसे सीखना शुरू कर दिया। सीखते सीखते आज ये है कि आज फिर मन होता है कि मैं उनके पास बैठ के सीखूं, इतना अच्छा सिखाते थे। पर आज वो हमारे साथ नहीं है। उनका आशीर्वाद है, और वो जहाँ भी हैं बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैं उनके ही संगीत को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरा इसमें कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही बखूबी आप उनके संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं अनूप जी। पर आपके पिता, पिता से बढ़कर गुरु तो कोई नहीं होता है, पर वो क्या आपको सख्त गुरु बनकर संगीत सिखाते थे या फिर एक सॉफ्ट पिता बनकर के आपको प्यार से समझाते थे? नहीं नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे वो। अरे अच्छा। बहुत ही, हाँ, बड़े ही कड़ा रुख था उनका। अगर तुमने रियाज नहीं किया तो मार भी पड़ सकती है। ओह। और मुझे कमरे में बंद कर देते थे तानपुरा लेके कि ये तुम रियाज करो, मैं बाहर बैठा हूँ। और हम्म। सिर्फ सा गाना, और कोई सुर नहीं गाना 2 घंटा। तो हम्म। 2 घंटा में सिर्फ सा सा 2 घंटे बाद दरवाजा खोलते थे, चलो आज तुमने बहुत अच्छा किया। दूसरे दिन फिर बंद कर देते थे, आज रे गाओ। तो मैं गाता था रे ओह माय रे, गॉड। ऐसे रियाज कराया उन्होंने। तो वही कारण है कि जो स्वर हैं वो जी। बैठ गए अंदर अपनी अपनी कुर्सी लगा क्या बात है, क्या बात है, सब के। कि रियाज और मेहनत का ही नतीजा है जो जी हमारा जी। दिख रहा है ऐसा। तो अनूप जी, आपके बचपन में संगीत के अलावा और भी कोई शौक थे? वो आज भी हैं। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था। अच्छा। मैं क्रिकेट खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, हम्म। टेबल टेनिस खेलता था, और दूसरे कलाकारों के साथ जाके हारमोनियम बजाता था, ओहो। क्योंकि मुझे हारमोनियम बजाना बहुत अच्छा लगता है। तो और जो सीनियर हमारे सिंगर्स थे, वो मुझे ले जाते थे, चलो यार हमारे साथ हारमोनियम बजा दो। तो हम उनके साथ बजा दिया करते थे। आज भी मैं, क्रिकेट होती है तो बहुत
ध्यान से देखता हूँ, शौक से सुनता हूँ और सबकी कमेंट्री सुनता हूँ। और जो कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी लोग हैं वो हमारे दोस्त हैं, जैसे सुनील गावस्कर हमारे दोस्त हैं, कपिल देव हैं। तो जब कभी मौका मिलता है हम लोग बैठ के क्रिकेट की और म्यूजिक की आपस में बात करते हैं। क्या बात है, एक से बढ़कर एक, सभी लेजेंड्स आपस में दोस्त हैं, क्या कहने। तो अनूप जी, आपने कब डिसाइड किया अपने जीवन में कि कि संगीत ही आपका करियर बनेगा आगे चल करके? बचपन में ही सोच लिया था या फिर कोई ऐसा पल आया जब आपने ये डिसीजन लिया? मुझे लगता है 15-16 साल की मेरी उम्र थी। उन हम्म। दिनों मैं इंटरमीडिएट में था, 12th में, लखनऊ में 12th। अच्छा। हाई स्कूल 10th से शुरू हुआ था। तो मैं ये देख रहा था कि मेरा तो मन स्कूल में लगता ही नहीं है। मैं तो कहीं कॉन्सर्ट होता है वहाँ पहुँच जाता हूँ, और मैं तो एग्ज़ाम्स भी देता था तो 1 घंटा पेपर लिख के भाग जाता था। 3 घंटे वहाँ बैठ के लिखना होता, मैं बैठता ही नहीं था। हम्म। भाई इतना लिख देता था कि 40% तक आ जाए, तो बस। बस मैं कुछ लिख के भाग जाता था। तो वो सब कहते थे यार तुम्हारा मन ही नहीं लगता है कुछ इसमें। मैं कहा क्या करूँ, मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए भी नहीं, मुझे डिस्टिंक्शन चाहिए ही नहीं, मुझे तो बस इसमें पास होते जाना है। क्योंकि पिताजी ने ये कहा था कि जैसे ही बीए हो जाएगा तुम्हारा, ग्रेजुएशन हो जाएगा, हम्म। तब तो बॉम्बे जा सकते हो, नहीं अच्छा। तो तब तक बॉम्बे नहीं जा सकते। तो मैंने कहा ठीक है जी। हम लग गए अपने पढ़ाई लिखाई में भी, और जैसे ही हम ग्रेजुएट हुए पहली गाड़ी पकड़ के बम्बई भाग गए। क्या दैट बात। वाज 1973। ओके। वाह वाह। तो मुझे जैसा पता है कि आपने अपने करियर की शुरुआत, अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो में कोरस सिंगर के तौर पे की थी, और जी। फिर मनोज कुमार जी ने आपको श्री साईं बाबा फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग का मौका दिया था। तो इसकी क्या कहानी है अनूप जी? देखिए हुआ क्या था कि जब 73 में हम बॉम्बे आए तो हम्म। ऑल इंडिया रेडियो में एक रिकॉर्डिंग करने गए। तो उन लोगों ने हमें कहा कि यहाँ पर एक कोरस ग्रुप की ऑडिशन हो रहा है, आप उसमें ऑडिशन दे दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल दे दूंगा, क्योंकि और कोई काम ही नहीं था। तो हमने वहाँ कोरस में ऑडिशन दिया, पास हो गए। 30 सिंगर, 30 सिंगर्स में मैं एक था। और हम कोरस गाते थे, कभी महेंद्र कपूर जी के पीछे, कभी उषा मंगेशकर जी के पीछे, ये सब हम करते रहे। हाँ। फिर एक दिन एक प्रोग्राम में हमको मनोज कुमार जी ने सुना, हम्म। उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैं फिल्म बना रहा हूँ शिरडी के साईं बाबा, उसमें तुम गाओ। हमने उसमें गाया, और बहुत मुझे भी अच्छा लगा था उसमें गा के, क्योंकि मुझे पहली बार मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाने का मौका मिला। क्या बात है। कितनी बड़ी बात थी कि उन दिनों के इतने बड़े कलाकार, उन दिनों के तानसेन, जी। उसके उनके साथ खड़े होके हमने गाया। तो बस वहाँ से हिम्मत बढ़ती गई, और फिर मैंने अपने खूब प्रोग्राम शुरू कर दिए, छोटे-छोटे प्रोग्राम, हर जगह गाना। और उसका असर ये हुआ है कि आज लोग जब मेरे प्रोग्राम में आते हैं, तो मेरे उस गाने की फरमाइश करते हैं जो रफ़ी साहब के साथ गाए थे। अरे वाह। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। ये तो सब 75-76 की बात है। जी। लेकिन 1980 में जब मेरा ये एल्बम आया भजन संध्या, जिसका आपने हम्म। जिक्र किया, बस वो जैसे रिलीज हुआ, तो 2-3 महीने के अंदर मुझे ऐसा लगा कि मेरा सारी दुनिया में नाम हो गया। हर घर में मैया मोरी सुन रहे थे लोग, जग में सुंदर है दो नाम सुन रहे थे, इतना तो करना स्वामी सुन रहे थे। जी। तो आज भी देखिए कि वो भजन घर घर में सुने जाते हैं। तो 3-4 जनरेशन ने वो गाने सुन लिए। बिल्कुल। आपके दादा दादी जी ने सुने, बिल्कुल। आपके पिताजी ने सुने, आप सुन रही हैं, नेक्स्ट जनरेशन बच्चों की वो सुन रही है। तो मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि मैंने अपने जीवन काल में ही 4 जनरेशन को गाना सुना दिया, और मैं वो सामने देख रहा हूँ। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अद्भुत गाना था, खास करके ऐसी लागी लगन। मतलब ये जी। गाना पे सिर्फ गाने में मीरा ही दीवानी हो रही है, पर आपके इस गाने ने तो पूरी दुनिया को अपना दीवाना कर दिया था। मैं जानना चाहूंगी अनूप जी कि मैंने जैसा सुना है आपने कि ये गाना न्यू जर्सी में ही बैठकर कंपोज किया था, ये सही है क्या? वही हुआ था, और अच्छा। वो लंच खाते खाते किया था। Oh God। हम्म। हमारे एक दोस्त के यहाँ हम लंच खा रहे थे, तो उनकी वाइफ ने मुझे एक छोटी सी किताब दी कि देखिए इसमें कुछ भजन लिखे। तो मैं लेफ्ट हैंड से उसको पढ़ता जा रहा था, खाना खा रहा था। तो एक पेज पे मैं रुक गया, उसमें लिखा था ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बस मैंने उसको खाते खाते गाना बना लिया, और हम्म। जब खाना पूरा हुआ तो मैंने उनको सुना दिया कि देखो ये इसकी ट्यून बनी है। फिर उसकी रिकॉर्डिंग हुई, और देखिए वो घर घर पहुंचा हुआ है।
जी, बहुत ही सुंदर भजन है। मोहम्मद रफ़ी के साथ साथ लता मंगेशकर जी के साथ भी काम किया है, सबके साथ आपको गाने का मौका मिला। तो उनके साथ काम करने का कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, या कुछ ऐसा जो आपको सीखने को मिला उन सिंगर्स से? देखिए, रफ़ी साहब के साथ जब मैंने गाया था, तब तो मेरा नाम नहीं था, लोग मुझे जानते नहीं थे। लेकिन जब मैंने लता जी के साथ गाया, तब लोग मुझे पहचान गए थे। तब हम्म। मेरा नाम हो चुका था। अच्छा। मेरे ऐसी लागी लगन वगैरह सब आ चुका था। तो लता जी ने बहुत प्यार से हमारे साथ रिकॉर्डिंग की, लोग जानते थे एक-दूसरे को। आशा जी के साथ हमने गाया, वो भी बहुत अच्छी तरह, क्योंकि वो जानती थी मुझे। अभी भी हम उनसे मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह हमने और भी किशोर कुमार जी को अपने म्यूज़िक में गवाया। वो भी बहुत प्यार से हमको मिले, क्योंकि वो हमारे भजन सुनते थे। अच्छा। हमने भूपेंद्र कपूर जी को अपने म्यूज़िक में गवाया, भूपेंद्र जी को गवाया, जगजीत सिंह जी को अपने म्यूज़िक में गवाया, अरिजीत सिंह को हमने एक गज़ल गवाई अपने म्यूज़िक में। तो ये सब लोग जो हैं बहुत प्यार से, इज़्ज़त से मिलते रहे, क्योंकि तब तक मेरा नाम हो गया था। हम्म। लेकिन जब मैंने रफ़ी साहब के साथ गाया था, तब मुझे लोग नहीं जानते थे। लेकिन रफ़ी साहब ने हिम्मत बढ़ाई और मैं वो गाना गा पाया उनके साथ। बहुत खूब। तो अनूप जी, आपका ताल्लुक श्याम चौरसिया घराने से है। तो क्या इस घराने की कोई ऐसी विशेष कोई रिवाज या कोई ऐसी कोई कोई तरीका है गाने का जो आप अपने सिंगिंग स्टाइल में कैरी करते हैं? जी, कुछ प्रसिद्ध घराने हैं, जैसे किराना घराना, हम्म। आगरा घराना, मेवाती घराना, ऐसे ही शाम चौरासी घराना। अच्छा। शाम चौरासी घराना पंजाब का घराना है। वहाँ के प्रसिद्ध जो सिंगर्स हैं क्लासिकल म्यूज़िक में, वो उस्ताद सलामत अली, नज़ाकत अली, जो पाकिस्तान चले गए पार्टीशन में। तो हमारा काफ़ी घराना जो है उसके सिंगर्स पाकिस्तान चले गए थे। अच्छा। हमारे पिताजी यहीं रहे, पिताजी ने हमको सिखाया। तो पिताजी ने मास्टर रतन से सीखा था। मास्टर रतन एक इस घराने के बहुत मशहूर सिंगर रहे हैं। हम्म। तो मैंने पिताजी से फिर सीखा, तो मैं भी शाम चौरासी घराने का हूँ। इस घराने की विशेषता ये है कि इसमें सरगम बड़े प्यार से गाई जाती है। जैसे हम भजन में सरगम गाते हैं ना, वो लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो शाम चौरासी घराने की स्टाइल है। गरे गरे जरे निजा, गरे ज गरे ज गरे ज निसा रे, म म म म ग ग ग ग रे 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 सा सा सा, प म प ग म ग म रे ग रे ग सा। मतलब ये इस तरह का है कि सुनने वाला कहता है यार थोड़ा और सुनाओ। आपके मन में भी हो रहा होगा, भाई थोड़ी सी और सुनाओ। बिल्कुल, वही तो खासियत है आपके भजन की ये जब आप गाते हैं इस ये तरह शाम चौरासी घराना है। से। सा ग रे सा रे सा नि रे, रे म म म प प ग म ग रे सा रे रे ग ग म म प म ग रे सा प म ग रे सा प म ग रे सा। बहुत खूब। बहुत सुंदर। तो अनूप जी, एक सवाल है मेरे मन में। आप बचपन से इतने भजन गाते आए हैं, तो भजन आपके लिए क्या है? एक कला है या एक साधना है? देखिए, भजन मेरे लिए आप है, वंदना है। अच्छा। भजन मेरे लिए वंदना है, क्योंकि हम भजन मतलब पूजा करने बैठे। जी। भजन की एक-एक पंक्ति हम ध्यान से गाते हैं, जैसे भगवान की पूजा की जाती है। जी। यही कारण है हमारे भजन लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि हम उसको ध्यान से गाते हैं। बिल्कुल। अगर पंक्ति है जग में सुंदर है दो नाम, तो हम्म। हम जग में ये भी ध्यान से गाएँगे, सुंदर को सुंदर की तरह गाएँगे, दो नाम को प्यार से, चाहे कृष्ण कहो या राम। कृष्ण ऐसे गाएँगे जैसे सच में कोई बहुत प्यारा व्यक्तित्व कोई सामने खड़ा है। राम ऐसे जैसे कोई बड़ा गंभीर व्यक्ति का व्यक्ति। हम्म। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम, राम राम बोलो, श्याम श्याम श्याम। तो श्याम गाने की फीलिंग अलग है, राम गाने की अलग है। इस तरह अगर भजन गाया जाएगा, तो वो भी वंदना हो बहुत खूब। और तो आपके भजन सुनकर, आपकी आवाज सुनकर के बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, क्या बताऊँ आपको। तो अनूप जी, आप भजन के अलावा आपका गजल में भी काफी इंटरेस्ट रहा है, और जाएगा। आप बहुत अच्छे गजल गाते भी हैं। तो गजल में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? देखिए, हम लखनऊ में रहे। जी। लखनऊ में तो माहौल ही उर्दू का है। हम्म। सभी गजल गाते हैं, सब जी। शेर पढ़ते हैं। आप किसी रिक्शे में बैठ जाइए, तो रिक्शा वाला आपको एक गजल सुना देगा जाते जाते। वहाँ तो गजल, उर्दू शायरी, ये हम्म। सब खूब है। तो हम भी बचपन से सुनते रहे। बेगम अख्तर साहिबा को हमने वहाँ सुना था, अच्छा। और हमारे पिताजी भी गजल बहुत अच्छी गाते थे।
तो सुनते सुनते हमें शौक हो गया और हमने फिर दूसरे कलाकारों को खूब सुना। मेहंदी हसन साहब को, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह, हमारे तलत महमूद साहब, जी। गुलाम अली साहब, इन सबको सुनने से एक नई तरह की स्टाइल मेरे अंदर बनी, क्योंकि मैं किसी को भी सुनता हूँ तो उसकी कुछ अच्छाइयाँ जो है वो मैं अपने गाने में उतार लेता हूँ। चाहे मैं पंडित भीमसेन जोशी जी को सुनता हूँ, पंडित जसराज जी को, उनकी कोई ना कोई चीज़ अपने में उतार लेता हूँ। तो मेरा जो गाना है वो इन सब लोगों के, बड़े सिंगर्स के गाने का मिश्रण है। अच्छा। और जैसे भीमसेन जोशी जी गाएंगे तो वो हमारे गाने में आ जाता है, रामचंद्र राम राम रामचंद्र राम, भीमसेन जी आ गए। बहुत सुंदर। Thank you for watching our channel. If you are enjoying the show, don't forget to like and subscribe. Your support keeps the good vibes going. तो जगजीत सिंह आ जाते हैं जब हम कोई गजल गाते हैं, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, ये उनका असर आ जाता है। तो जिसको सुनते हैं उसकी अच्छाइयां हम अपने गाने में उतारते हैं। बहुत खूब। और ये आपका गजल भी मुझे बहुत पसंद है जो भी आपने गुनगुनाया। हाँ, अच्छा अच्छा। जी। तो अनूप जी, मैंने आपको एक बार ऐसा कहते हुए सुना था कि जो एक कलाकार होते हैं वो नाम बना बना तो लेते हैं बहुत आसानी से, लेकिन फिर उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है उस नाम को। तो आपको जी, क्या लगता है कि कलाकार में कौन सा गुण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? एक तो कलाकार को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो उसको कला मिली है ये भगवान ने दी है। हम्म। तो जरा भी घमंड अगर किया तो वो भगवान उसको वापस भी ले लेगा। सही है। कहेगा भाई मुझे वापस दे दो यार, तुम इसको, मेरी गिफ्ट को तुम ठीक से नहीं रख रहे। ये तो गिफ्ट है ना। जी। कोई हमको कोई एक पेन देता है तो हम उसको बड़ा संभाल के रखते हैं, खोए नहीं। बिल्कुल। तो ये गिफ्ट तो भगवान ने दी है गाने की, इसको भी तो संभाल के रखना पड़ेगा। हम्म। इसमें मैल ना लगे। इसमें मैल कैसे लगेगी कि हम दूसरों से ठीक से बात ही ना करें। कोई हम हमारे साथ सेल्फी लेने आए, हम उसको भागो, नहीं देंगे सेल्फी, जाओ, ये गंदी बात हुई ना। तो हमें सबसे प्यार से मिलना है। लोगों को लगे कि ये सच में भगवान ने इसको जो गिफ्ट दी है ये इस लायक है, ये इस योग्य है, ये इसको डिजर्व करता है। लेकिन अगर कोई इस तरह बात करेगा तो वो उसका फैन भी दूर जाके कहेगा यार अजीब सा आदमी है यार, अब हम इसका गाना नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सही ऐसा कहा आपने। विनम्र बनकर रहना है चाहे आप किसी विनम्र बन का के पता। रहना है और नेचुरल रहना है। ये नहीं जी। कि विनम्रता की एक्टिंग है। जी। अपने को ऐसा बना लो कि विनम्र ही हो जाओ, अपने संगीत की तरह बना लो। हम्म। गाना गा रहे हैं प्यार से, अब बोलने में लड़ाई कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो हम्म। ये कैसे मैच होगा। जी। बिल्कुल सही। तो अपने गाने जैसा ही बनना है, हम वही कोशिश करते हैं। जी। बहुत अच्छी बात कही आपने अनूप जी। तो आजकल के जो आज के ज़माने में अगर कोई क्लासिकल या डिवोशनल सिंगिंग में कोई आना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो ऐसे बडिंग टैलेंट्स को या सिंगर्स को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बहुत स्कोप है डिवोशनल म्यूजिक में, करियर बनाने में बहुत स्कोप है। हम्म। इसमें आप बहुत धन भी कमा सकते हैं, बहुत नाम कमा सकते हैं, बहुत पॉपुलैरिटी और बहुत इज्जत कमा सकते हैं। देखिए एक कमाल की बात बताऊं कि अगर कोई भजन सिंगर है तो लोगों के हृदय में उसके लिए श्रद्धा भी हो जाती है। जी। बिल्कुल। सिर्फ वो फैन नहीं हो बनता है, वो एडमायरर बन जाता है और वो आपका भक्त बन जाता है। हम्म। भजन सिंह, मैं इतना भजन गाता हूँ तो ज्यादा लोग आके मेरे पैर छूते हैं। वो समझते हैं कोई साधु संत होंगे, इतने अच्छे भजन गाते हैं, हमारे अंदर भगवान का नाम उजागर करते हैं। तो भजन सिंगर एक बहुत बड़ी इज्जत कमा सकता है जी। अगर वो ठीक से बिहेव करे। अगर वो अपना घमंड वमंड दिखाएगा तो उससे कुछ चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस फील्ड में आइए, नाम कीजिए, और ये बहुत अच्छी आज कमर्शियल फील्ड भी है। वन कैन मेक लॉट ऑफ मनी इन दिस टू। हम्म। हम्म। बहुत अच्छी बात कही आपने। अनूप जी, आप इतनी अच्छी बातें करते हैं। जो सुकून आपके बातों में है वो आपके भजन में भी सुनाई देता है, शायद इसीलिए वो हर किसी के दिल को छूता है।
तो पर आपका जो जीवन है वो सिर्फ सुरों तक सीमित नहीं है, आपने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। पर आप इतना फिर भी पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे मेंटेन करते हैं? क्या आपकी स्ट्रेंथ का सोर्स क्या है? देखिए, आपने कभी किसी हॉस्पिटल में जी। मॉनिटर देखा है? उसमें ऐसे 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 चलता है, किसी के हार्ट में जब लगाते हैं मशीन। हम्म। तो जब तक ऐसे ऐसे है तब तक तो जीवन चल रहा है, जी। और जैसे ही ऐसे हुआ तो जीवन खत्म। सही कहा। तो ये उतार चढ़ाव होंगे तो आपकी लाइफ चलती रहेगी। जहां ये उतार चढ़ाव खत्म हुए, ऐसे हो गई लाइन, तो इंसान खत्म। ये जीवन ही उतार चढ़ाव की निशानी है, हम्म। उसके बगैर जीवन है ही नहीं। अगर हम देखें कि हमारे 100% प्रोग्राम बहुत अच्छे हो रहे हैं, हम जो गा रहे हैं हमेशा बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो मज़ा नहीं है। हमको फील होना चाहिए, यार आज कुछ ठीक नहीं हुआ, आज इसको इम्प्रूव करना है। आज हमारी तान लगी नहीं, हम्म। हमारा सुर ठीक से लगा नहीं, आज गाने में भाव आए नहीं। तो ये वो जिग जैग बड़ा जरूरी है लाइफ। तो उसको समझना और उसको अच्छा बनाना कि हम आगे से ये गलतियां ना करें, तभी जीवन बन सकता है। बहुत खूब। बहुत सुंदर अनूप जी। मैं आपको सोशल मीडिया पे भी काफ़ी क्लोजली फॉलो करती हूँ। और हर मुझे लगता है कि कुछ 2-3 दिनों में आप कहीं ना कहीं कोई कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं, कोई लाइव परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। तो इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? आपका फिटनेस मंत्र क्या है? अपने काम से प्यार करना चाहिए। जी। परसों मेरा ग्वालियर में कॉन्सर्ट था, कल दिल्ली में था। हम्म। आज मैं आया और रिकॉर्डिंग कर रहा था, और यहाँ पर मुझे कहा गया कि जल्दी आइए, पॉडकास्ट जल्दी। तो 2 गाने रिकॉर्ड करने थे, एक ही मैंने किया। उनको मैंने कहा कल सुबह 8 बजे आता हूँ दूसरा गाना करने। यहाँ वंदना जी तैयार बैठी, और अब मैं आपके साथ आ गया। कल सुबह 8 बजे जाके दूसरा गाना करूंगा। फिर कल और परसों हमारी पार्टी है, मेरा बर्थडे है, डे आफ्टर 29 को। हम्म। मैं 72 का हो जाऊंगा। क्या बात है। तो वो 2 दिन में मुझे 400-500 लोगों को मिलना है। हम्म। सुबह से लाइन लाइन लग जाती मिलने की, हमारे दोस्तों की, हमारे शिष्य शिष्याओं की, हमारे जो एल्डर म्यूजिशियंस हैं, रिस्पेक्टेड म्यूजिशियन है, वो सब आते हैं। तो ये 2 दिन जो हैं वो ऐसे जाएंगे, लेकिन हम उसका बड़ा आनंद लेते हैं, सबको मिलने का। और खूब गाना बजाना होता है, सब आर्टिस्ट आ जाते हैं यहाँ, गाते हैं। हम लोग खूब ज़बरदस्त सारी रात महफिल करते हैं। तो यही तो जीवन है। जी। और वही आप सोशल मीडिया पे देखती हैं कितनी महफिलें हम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसमें हम नए नए आर्टिस्ट को भी पेश करते हैं, जो अच्छे सिंगर्स हैं नए, जिनको ऊपर आना चाहिए, वो भी आके गाते हैं, और बड़े खुश होते हैं गा के। बहुत सुंदर। तो अनूप जी, कैसा लगता है जब आप आज भी इतने सारे कॉन्सर्ट्स और लाइव परफॉर्मेंसेस करते हैं, तो स्टेज पर उतरते हैं तो बहुत अब कंफर्टेबल लगता है, या आज भी आपको लगता है कि नहीं, पता नहीं कैसा होगा परफॉर्मेंस, थोड़ा नर्वस होते हैं, या फिर अब कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, अब क्या स्टेज है मैं आपको बताता हूँ। हम्म। अब जब स्टेज पे हम जाते हैं, बैठते हैं, तो जो ऑडियंस आई हुई होती है, वो 50% तो सेटिस्फाइड हो जाती है देख के, बिल्कुल सही कहा। कि भाई ये तो वही हैं जिनको हम इतने बरसों से सुन रहे हैं। बिल्कुल तो सही। 50% वो खुश हो गए। हम्म। उसके बाद हमने शुरू किया, सबसे पहला गाना हम वो सुना देते हैं जिसके लिए वो घर से निकल के आए हैं, जी। और वो गाना है ऐसी लागी लगन। जी। तो 25% और काम बन जाता है उसी एक गाने से। हम्म। अब बचा 25%, वो थोड़ा 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 कुछ भी सुनाते रहते हैं और प्रोग्राम अच्छा हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने सवाल का। तो आपके इतने सारे स्टेज परफॉर्मेंस में कोई कोई भी ऐसा यादगार कोई पल है, कुछ ऐसा मोमेंट जो आपको आज भी याद है कि कहीं मैंने परफॉर्म किया था तो ऐसा कुछ हुआ था, या मेरे किसी फैन ने ऐसा कुछ कहा था? ऐसे बहुत से हैं। जी। देखिए, अभी हम 1 महीने पहले हमारा प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में था, सिडनी में। हम्म। सिडनी में जो ऑडिटोरियम है, सिडनी ओपेरा, हाँ। वो दुनिया का मतलब जो प्रोमिनेंट ऑडिटोरियम्स है उनमें एक है।
जी। वो रह गया था, उसमें मैंने अभी तक प्रोग्राम नहीं किया था, तो उसमें गाया। तो अब मुझे लगा कि अब दुनिया के सब बड़े ऑडिटोरियम में मैंने गा लिया है। एल्बर्ट हॉल में कर चुका हूँ, वेम्बली कॉन्फ्रेंस, लिंकन सेंटर, मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जितने हैं बड़े उन सब में मैं गा चुका हूँ। और ये एक रह गया था। तो यहाँ पर एक बंदा मेरे पास आया, हम्म। वो मुझे प्रोग्राम के बाद मिला, कहने लगा अनूप जी कमाल है, आप 30 साल पहले भी ऑस्ट्रेलिया आए थे, हमने आपको सुना था और आज सुना, वैसे ही अभी तक आप गाते हैं। तो मैंने उसको कहा आप कैसी बात कर रहे हो, 30 साल में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ क्या मेरा? वो घबरा गया। और फिर मैंने कहा यार मजाक कर रहा हूं, चिंता नहीं करो। तो इस तरह की मजेदार बातें हो जाती बहुत ही मजेदार बात थी ये। मैं भी अभी यही कहने वाली थी कि सच में अनूप जी जैसा आपको बचपन में सुना था आप आज भी वैसा ही गाते हैं। हैं। तो इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ बचपन से अभी तक। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, बहुत मजा आ रहा है अनूप जी। और इसी पर मैं अब आपसे कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछना चाहूंगी। इसे रैपिड फायर क्वेश्चन कह सकते हैं, पर मैंने इसका नाम क्विक वाइब्स दिया है। क्विक वाइब्स। ये सवाल होंगे, तो अगर आपकी इजाजत हो तो पूछूं? हाँ पूछे। अच्छा, ओके। तो मेरा पहला ही सवाल था, लेकिन शायद आपने उसका जवाब दे दिया। मैं पूछने वाली थी कि कोई एक ऐसा भजन जो आप अपने हर कॉन्सर्ट में गाते हैं, पर वो शायद तो ऐसे। यही है, लगी लगी। जी जी जी। ओके। तो आप रियाज का कोई आपका वक्त है क्या तय, सुबह या शाम? कोई भी टाइम। कोई भी टाइम। हाँ, जरूरी नहीं कि सुबह मुझे टाइम मिलेगा, सुबह की फ्लाइट पकड़नी है तो हम्म। मुझे उठना पड़ेगा, एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं होटल पहुंचता हूँ तो मैं जाके पहले रियाज करता अच्छा। okay। हूँ। रियाज बहुत जरूरी है। जी। मैंने एक बार पिताजी से बचपन में पूछा कि हम्म। आप इतना रियाज कराते हैं रोज, हम ये रियाज सच में बहुत जरूरी है क्या? तो कहने लगे देखो, अगर तुम 3 दिन नहीं नहाओ हम्म। तो बदन से बदबू आने लगती है। मैंने कहा आने लगती है। तो कहते हैं अगर 3 दिन रियाज नहीं करोगे तो तुम्हारे गाने से बदबू आने लगेगी। वाह, बहुत सही। ऐसे समझा देते थे छोटी छोटी बातें। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने, रियाज कितना जरूरी है एक कलाकार के लिए। बहुत खूब। तो आपके अनूप जी फेवरेट ऑल टाइम प्लेबैक सिंगर कौन है? थोड़ा मुश्किल सवाल हो हमको, सकता मैं सच बताऊं आपको कि मुझे किशोर कुमार बहुत पसंद है। है। अच्छा। और मैं अपने कॉलेज डेज में किशोर जी के गाने बहुत गाता था। मुझे लखनऊ में लोग जूनियर किशोर कुमार भी कहते थे। क्या बात है। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। वाह, ऐसे गाता था। बहुत सुंदर। आज भी महफिलों में गा देता हूँ, कॉन्सर्ट्स में गा देता हूँ। क्या बात है। मैं भी आपसे पूछने वाली थी अगला सवाल कि आपके फेवरेट प्लेबैक सिंगर का कोई फेवरेट गाना, तो यही था क्या, चिंगारी कोई भड़के, या कोई और भी गाना है किशोर जी का? वही था, मैंने आपको सुना भी दिया। अच्छा अच्छा, बहुत खूब। तो ऐसी कोई चीज है अनूप जी जो आप अपने हर कॉन्सर्ट या फिर हर ट्रिप में साथ में कैरी करते हैं? हर ट्रिप में मैं जल नीति का पॉट लेके जाता अच्छा। हूँ। मैं, मेरे सूटकेस में हम्म। वो पड़ा ही रहता है। घर में जो बाथरूम है वहां भी रहता है एक, और अच्छा। एक मेरे सूटकेस में। तो मैं जहां पहुंचता हूँ होटल में तो वो जल नीति करता हूँ। जल नीति क्या है? हम्म। इस नाक के खेत से पानी डालते हैं और यहाँ से पानी निकलता है। ओ। तो ये पूरा जो नेजल पैसेज है वो क्लीन हो जाता है। ये मैं रोज करता हूँ। मैंने सुना है बहुत मुश्किल है ये करना। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप कभी मुझे मिलिए, मैं आपको 10 मिनट में सिखा दूंगा। अच्छा, कभी आऊंगी तो जरूर मिलूंगी आपसे अनूप जी। तो अनूप जी चलिए अब आगे बढ़ती हूँ मैं, और अपने क्विक वाइब्स का अगला क्वेश्चन कि आपके पिताजी का गाया आपका फेवरेट भजन कौन सा है? जरूर सुनाता हूँ। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत रामचंद्र,
बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो बहुत ही अच्छा भजन है ही। मुझे उनकी एक और भजन बहुत पसंद है, चदरिया झीनी रे झीनी। गुजरिया झीने रे झीने, बहुत ही सुंदर। झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। बहुत कमाल का गाता है इसको। बहुत कमाल है। मैं तो मंत्रमुग्ध हो रही हूँ आपके भजन सुनकर अनूप जी, क्या बोलूं। हाँ, पर फिर भी अगला सवाल पूछती हूँ आगे बढ़कर। आपका खुद का गाया अपना सबसे फेवरेट भजन जो आपके दिल के सबसे करीब है। ऐसी लागी लगन ही है, ऐसी लागी लगन ही है, अच्छा। क्योंकि उसको मैं जब गाता हूँ तो बिल्कुल नए नए वेरिएशंस के साथ गाता हूँ। ये मैंने करीब 6,000 बार गाया है, ऐसी लागी लगन सो फार। और ऑल 6,000 अलग अलग है, ओ माय गॉड। बिल्कुल कॉपी नहीं है। अभी मैं आज गाऊंगा तो फिर अलग हो जाएगा। जैसे अभी आपको एक लाइन सुनाता हूँ, आपको लगेगा ये तो नया हो गया। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बहुत नया खूब। हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ही नया था ये तो। बिल्कुल नया था। ओके, तो अनूप जी, आपके फेवरेट गजल सिंगर कौन है। मेरे फेवरेट सिंगर मेहंदी हसन भी हैं, गुलाम अली साहब भी हैं, जगजीत सिंह हैं और बेगम अख्तर साहिबा। अच्छा। इन चारों को मैंने खूब सुना है हम्म। और खूब मजा आता है सुन के। जगजीत सिंह साहब तो हमारे दोस्त, जी। बड़े भाई, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त। हम्म। पंकज उदास नहीं रहे, वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त। आज तलत अजीज कितना अच्छा गाते हैं, वो मेरे दोस्त हैं। तो गुलाम अली साहब, मेहंदी साहब, सबके साथ हमने खूब प्रोग्राम किए हैं। तो हम लोग बिल्कुल दूर नहीं एक दूसरे के, बहुत नजदीक हैं। हरिहरन कितना अच्छा गाते हैं। जी। हम्म। और आजकल जो नए सिंगर्स हैं उसमें जैजिम बहुत अच्छा गाते हैं, पृथ्वी बहुत अच्छा गाते हैं, सुमी टप्पू मेरे स्टूडेंट हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं। आजकल जैजिम अमेरिका का टूर कर रहे हैं, आपको कभी मौका मिले तो आप उनको सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सुनूंगी। तो कोई एक ऐसा गजल भी है अनूप जी जो आपके दिल के करीब है, आपके किसी फेवरेट सिंगर का गाया हुआ। हाँ, दूसरों के जो हैं जैसे जगजीत साहब के हैं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बहुत सुंदर। तो अनूप जी, आपको स्टूडियो रिकॉर्डिंग करना ज्यादा पसंद है या फिर लाइव कॉन्सर्ट्स पे परफॉर्म करना। लाइव कॉन्सर्ट में मजा ही अलग है, हम्म। वहां पर बंधन नहीं है। जी। रिकॉर्डिंग में बंधन है कि भाई ये लाइन एक बार गानी है, ऐसी गानी है, हम्म। कोई नहीं, फिर म्यूजिक आएगा, उस म्यूजिक के बाद फिर दो लाइन गानी है। यहाँ तो हम मंच पे बैठे हो, शुरू हो गए और जो मन है गाया, और सामने ऑडियंस के हिसाब से गाया। किसी का मन है कि भाई वो भजन सुनना है तो हमने वो सुना दिया, कि ये गजल सुननी, ये सुना दी। फिर ऑडियंस कहती है भाई ये शेर हमको बहुत अच्छा लगा, एक बार फिर सुना दीजिए, तो फिर से सुना दिया। ये सब लाइव रिकॉर्डिंग में कहाँ हो सकता है। जी बिल्कुल सही। लाइव में तो आप कुछ भी अपने हिसाब से वेरिएशन कर सकते हैं संगीत में। फ्रीडम होती है पूरी। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनूप जी, आप ऐसा भी होता है कि आप अपने अलावा या अपने पिताजी के अलावा किसी और का भी भजन सुनते हैं जो आपको बेहद पसंद है। हाँ हाँ हाँ, मुझे डीबी पलुस्कर जी का बहुत पसंद है। हम्म। उन्होंने पायो जी मैंने, उनका यही है, राम रतन धन पायो, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन, ये उनका है। फिर हरिओम शरण जी को मैं बहुत सुनता हूँ। जी, मैंने भी उनको बचपन से। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मुझे बहुत पसंद है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन
काहे को करे। बहुत ही सुंदर भजन है ये। मैं भी आपके साथ साथ गुनगुनाने लग गई। हाँ हाँ, मुझे लग ही रहा था आप थोड़ा थोड़ा गा रही थी। जी। थैंक यू अनूप जी, आपने बहुत ही प्यार से मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। मैं आपसे बोलने वाली थी कि आप चलते चलते हमारे दर्शकों को कोई एक अपना भजन सुनाना चाहेंगे। वैसे तो आपने कई सुना दिए, पर फिर भी कोई ऐसा भजन जो आपको लगता है आप सुनाना चाहते हैं, ताकि ये पल और भी यादगार हो जाए मेरे लिए और हमारे दर्शकों मैं के। आपको कुछ कुछ और सुनाता हूँ। जी। चलते चलते हम्म। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते। आपको लग रहा ना किशोर कुमार जी के नजदीक। बिल्कुल। बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच अनूप जी। एक थैंक यू आखिरी वंदना। सवाल हमारे शो के दर्शकों के लिए। हमारा शो भी गुड वाइब शो है, जिसका मकसद है दुनिया में पॉजिटिविटी और काइंडनेस फैलाना। तो लोगों को जी, कहना चाहेंगे आज के समय में पॉजिटिविटी कैसे फैला सकते हैं लोग। देखिए गुड वाइब्स का मतलब ही यही है कि हम एक दूसरे के अंदर सुंदर विचार और सुंदर वातावरण उनको हम दें। वो तभी संभव है कि आप मीठा बोलिए। हम्म। कहते हैं मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, खुद भी शीतल हो। तो क्यों ना हम अच्छी बातें हमेशा बोलें, गलत बोलें ही नहीं। तो अच्छी बातें बोलते रहेंगे तो आपका घर जो है वो भी गुड वाइब्स वाला हो जाएगा। आपके मित्रों के मन के अंदर गुड वाइब्स आ जाएंगे, हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारा मन सुंदर सोचने लगेगा, विचार प्यारे हो जाएंगे, सुंदर। किसी की गलत बात सुनेंगे तो हमारे विचार भी उस तरह के होने लगेंगे। इसलिए हमें हमेशा अच्छे वाइब्स में ही रहना है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने अनूप जी। और मैं क्या कहूँ, मेरे लिए एक सपना सच होने जैसा था आज आपसे मिलकर बात करना। आपको दिल से धन्यवाद। और आशा करती हूँ आप यूं ही हमेशा मुस्कुराते रहेंगे और यूं ही गाते रहेंगे। मुझे बहुत भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। गुड वाइब शो पर आज का ये पल हमेशा याद रहेगा। दिल से धन्यवाद अनूप जी, और आप सभी श्रोताओं का भी, जो हर बार इस सफर का हिस्सा बनते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक सुरो और गुड वाइब्स के साथ जुड़े रहिए।